हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डूइंग। कैसे आप सभी लोग। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कंसंट्रेशन टर्म्स। तो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था मैटर बना होता है प्योर सब्सटेंस से और मिक्सचर से। हमने 9th-10th क्लास में पढ़ा है मिक्सचर दो टाइप का होता है और मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजेनियस मिक्सचर की एक कैटेगरी होती है जिसको हम कहते हैं सॉल्यूशंस, और हेट्रोजीनियस की दो कैटेगरीज होती हैं, एक होती है कोलोइड और एक होती है सस्पेंशन। जो कंसंट्रेशन टर्म हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ते हैं सॉल्यूशंस के लिए। तो सॉल्यूशंस हम पढ़ने वाले हैं, सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं सॉल्यूशन होते क्या हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन इज आर होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कि होमोजेनियस मिक्सचर होता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कैसे बनता है। सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ये दोनों मिलके सॉल्यूशन बनाते हैं। अब सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, आपने 9th-10th क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं एक बार, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। सोल्यूट क्या होता है, सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। जो कम अमाउंट में प्रेजेंट हो उसको हम सोल्यूट कहते हैं। और सॉल्वेंट क्या होता है, जो सब्सटेंस ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो। सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन मोर अमाउंट। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमने 5 ग्राम NaCl ले लिया, NaCl क्या होता है आपका टेबल सोल्ट, वो 95 ग्राम वाटर में मिक्स कर दिया, तो होमोजेनियस सॉल्यूशन बन जाएगा। सॉल्यूशन बन गया नमक और पानी का, जो कि होगा 100 ग्राम टोटल। तो कम अमाउंट में देखो कौन प्रेजेंट है, NaCl है 5 ग्राम और H2O है 95 ग्राम। तो NaCl क्या है यहाँ पे, सोल्यूट। ज़्यादा अमाउंट में क्या है, H2O, तो ये क्या है, सॉल्वेंट। अब सेकंड क्वेश्चन कुछ बार ऐसे भी आ जाता है, 5 ग्राम H2O है और 95 ग्राम NaCl है और इससे बन रहा सॉल्यूशन। अब बताओ, H2O तो 5 ग्राम है, पानी 5 ग्राम है और 95 ग्राम NaCl है। अब कौन सा सोल्यूट होगा। अब भी हम वही रूल याद रखेंगे, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है उसी को सोल्यूट कहते हैं। तो इस केस में H2O सोल्यूट होगा और 95 ग्राम NaCl क्या होगा, सॉल्वेंट। बट अगर एक केस आ जाए जिसमें कि 50 ग्राम NaCl है प्लस 50 ग्राम H2O है और इससे बन रहा है सॉल्यूशन, तो देखो इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट, किसको सोल्यूट कहें और किसको सॉल्वेंट कहें। तो इस केस में
H2O को सोलवेंट कहते हैं जब इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट हो तो। ठीक है, ये याद रखें। और जो सॉल्यूशन है अगर दो चीज़ों से बना हुआ हो तो बाइनरी सॉल्यूशन। अब तीन चीज़ों का भी तो बन सकता है, शुगर भी हो सकता है, प्लस सोल्ट भी हो सकता है, प्लस वाटर भी हो सकता है सॉल्यूशन बनाने के लिए। अब मान लो 5 ग्राम शुगर है, 5 ग्राम सोल्ट है और 90 ग्राम वाटर है, तो ये दोनों क्या हो गए, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है सोल्यूट, और जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट वो क्या हो गया, सॉल्वेंट। अब सोल्यूट की कंसंट्रेशन को मेज़र करने के लिए हम कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। तो चलो स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। तो हेडिंग डाल लें कंसंट्रेशन टर्म्स। वन बाय वन कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ते हैं। तो फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म जो हमको पढ़नी है वो है स्ट्रेंथ। सबसे पहले जानते हैं स्ट्रेंथ होती क्या है, फिर उसका देखेंगे फॉर्मूला क्या है। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट present per liter of solution. It is defined as the amount of solute present per liter of solution. ठीक है, अब इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं स्ट्रेंथ का, फिर देखते हैं यूज कैसे करते हैं। इसके ऊपर आएगा मास ऑफ सोल्यूट divided by volume of solution अब मास ऑफ सोल्यूट है ग्राम में और वॉल्यूम लेते हैं हम लीटर में, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, ग्राम पर लीटर। अगर कोई क्वेश्चन में कहे 5 ग्राम शुगर प्रेजेंट है इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या है, स्ट्रेंथ क्या आ गई उसकी, 5 ग्राम पर लीटर। तो इस तरह से पूछ सकते हैं स्ट्रेंथ के बारे में। चलो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पढ़ते हैं अपनी। सेकंड जो कि है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, पहले डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इट इज़ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब फॉर्मूला लिखते हैं मास परसेंटेज का। मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसमें क्वेश्चन आ सकता है, अगर 5 ग्राम शुगर प्रेजेंट है $95 ग्राम ऑफ वाटर में, कह सकते हैं फाइंड मास परसेंटेज। तो आपको कैसे निकालना है, सिंपल फॉर्मूले में पुट करना है। सबसे पहले मास ऑफ सोल्यूट हमको दे रखा है 5 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट
प्लस मास ऑफ सोलवेंट, जो कि आ गया 5 + 95 इज इक्वल टू 100 ग्राम। तो चलो फॉर्मूले पुट कर देते हैं मास परसेंटेज। मास परसेंटेज इज इक्वल टू, मास ऑफ सोल्यूट है 5 ग्राम, 5 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन हमने निकाला 100 ग्राम, मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर आ गया हमारा 5%। तो हम कहेंगे 5% शुगर सॉल्यूशन है ये, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म, जिसका नाम है वॉल्यूम परसेंटेज। थर्ड कंसंट्रेशन टर्म है वॉल्यूम परसेंटेज। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज amount of solute present in 100 milliliter of सॉल्यूशन। मास परसेंटेज की तरह ही है, लेकिन इसमें वॉल्यूम कंसीडर करते हैं। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं वॉल्यूम परसेंट का, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अब केमिस्ट्री में देखो ये टर्म यूज़ होती रहती हैं। कोई कहेगा 10% इथेनॉल सॉल्यूशन, इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। तो 10% इथेनॉल सॉल्यूशन है। इसका मतलब हम क्या समझें, जैसे आप हायर एजुकेशन में जाते हो, मैम कहती हैं लेबोरेटरीज़ में कि 10% इथेनॉल सॉल्यूशन बना के लाओ। तो 10% इथेनॉल सॉल्यूशन का मतलब होता है 10 मिलीलीटर इथेनॉल इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि देखो 10% इथेनॉल सॉल्यूशन, हमें पता है कि वॉल्यूम की बात हो रही है, तो वॉल्यूम परसेंटेज बता रखी है, तो इस तरह से पूछ सकते हैं। तो चलो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पे। फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म्स है पार्ट्स पर मिलियन। इसको हम ppm कहते हैं। तो पार्ट्स पर बिलियन की डेफिनेशन लिखते हैं, क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज amount of solute present in millionth part of solution। अब इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। ppm is equal to mass of solute divided by mass of solution multiply by 1 million। 1 million कितना होता है 10 लाख, 10 की पावर 6। तो अब ये देखते हैं कि ppm में और मास परसेंटेज में क्या रिलेशन है। अब ppm, अब देखो मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100 क्या था, मास परसेंटेज था। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं मास परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। तो ppm में और मास परसेंटेज में ये रिलेशन है। अब ppm क्यों निकाला जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये लिख लीजिए। ओनली कैलकुलेटेड when
solute is present in traces। अब ट्रेसिस क्या होता है, बहुत ही कम अमाउंट में सोल्यूट प्रेजेंट हो। तो अब बहुत कम अमाउंट में सोल्यूट प्रेजेंट हो और मास परसेंटेज निकाले तो कुछ इस तरह से आएगी 0.00000 समथिंग, तो नेग्लिजिबल आ जाएगी और साइंटिस्ट बहुत ही कंफ्यूज हो जाएंगे, कैलकुलेशंस बहुत कंफ्यूज हो जाएंगी। इसलिए उन्होंने ppm बनाया। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, सोल्यूट है 2 × 10⁻³ ग्राम, 2 × 10⁻³ ग्राम। देखो कितना कम सोल्यूट है इन 500 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो आप इसकी मास परसेंटेज निकालने लग जाओ तो बहुत ही कम आएगी, 0.000 समथिंग आएगी। अब ppm निकाल के देखते हैं क्या आती है। इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, सबसे पहले जो हमें दे रखा है 2 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन हमें दे रखा है 500 ग्राम, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। अब देखो सोल्व करके देखते हैं, 2 0 से 2 0 यहाँ पे गए, 10⁻⁴ रह गया, 10⁻⁴ 10⁻³ यहाँ से 10 रह गया, 0.4 यहाँ पे आ गया 4 ppm। देखो एक सिंपल वैल्यू आई है 4 ppm। तो जब ट्रेसेस में प्रेजेंट होता है तो साइंटिस्ट निकालते हैं पार्ट्स पर मिलियन। चलो नेक्स्ट देखते हैं, वो भी कुछ इस तरह ही है। जब इससे भी कम अमाउंट में प्रेजेंट हो सोल्यूट, अभी तो यहाँ पे 2 × 10⁻³ था, इससे भी कम अमाउंट में प्रेजेंट हो तो हम निकालते हैं पार्ट्स पर बिलियन। इसको कहा जाता है ppb। चलो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज amount of solute present in billionth part of solution। चलो फॉर्मूला लिखते हैं ppb का। ppb इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय, बिलियन होता है 10⁹, मतलब 100 करोड़, 10⁹। अब देखो ppb और ppb में क्या रिलेशन है। ppb इज इक्वल टू, देखो मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10⁶, क्या होता है ppm मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴। तो ये रिलेशन आ गया ppb में और ppm में। अब ppb में और मास परसेंटेज में क्या रिलेशन है, चलो वो भी निकालते हैं। मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, क्या होता है मास परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷। तो ये रिलेशन आ गया ppb में और मास परसेंटेज में भी। तो 5 कंसंट्रेशन टर्म्स हमारी हो गई हैं। आगे जो कंसंट्रेशन टर्म्स आएंगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। जो कंसंट्रेशन टर्म्स है इन सभी के फॉर्मूले याद रखो और डेफिनेशन याद रखो, पूरी केमिस्ट्री में आपके काम आएगी, क्योंकि चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपकी केमिस्ट्री में यूज़ होंगी। टिल देन टेक केयर गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में।